एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 12 के अध्याय आलोक धनवा को पूरे विस्तार से समझेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए आराम से सुनिए, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। पास में नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। एक छोटी सी बात, जयपुर की अनन्या को कविता में अच्छे शब्द दिखते थे पर उनका अर्थ जोड़ना कठिन लगता था। आज हम उसी कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। हम कवि परिचय, कविता पतन का भाव, शरद ऋतु, बिंब, बच्चों की उमंग, महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम टिप्स सब करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम केवल समरी सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे। बीच बीच में तुम अपने मन में आंसर बनाओगे, अपनी समझ चेक करोगे और फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करोगे, क्योंकि कविता याद करने से ज्यादा जरूरी है उसके चित्रों और भावों के बीच का संबंध समझना। चलो पहले लर्निंग मैप बना लेते हैं। इस एपिसोड में 4 बड़े सवाल हमारे साथ रहेंगे। पहला, आलोक धनवा की कविता की पहचान क्या है। दूसरा, पतंग बच्चों की उमंगों का प्रतीक कैसे बनती है। तीसरा, भादों के बाद आने वाली शरद ऋतु को कवि इतने जीवन ढंग से कैसे दिखाते हैं। और चौथा, बच्चों की दौड़, गिरना, संभलना और फिर उड़ना जीवन के अर्थ से कैसे जुड़ता है। तो इसे केवल पतंग उड़ाने का दृश्य मत समझना। कविता में पतंग दिखाई जरूर देती है, लेकिन उसके साथ बालमन, कल्पना, साहस, गति और ऊंचाइयों को छूने की इच्छा भी उड़ती है। एक सेकंड सोचो, अगर प्रश्न आए कि कविता का मुख्य विषय क्या है, तो क्या तुम सिर्फ शरद ऋतु लिखना अधूरा होगा। बेहतर उत्तर में बाल सुलभ इच्छाएं और उमंगे, प्रकृति में परिवर्तन, पतंग के माध्यम से ऊंचाइयों की आकांक्षा तथा बच्चों के साहस और निडरता को साथ रखना चाहिए। यही सेंट्रल आइडिया है। एग्जाम पॉइंट, मुख्य भाव लिखते समय कविता के कम से कम 2 या 3 जुड़े हुए पक्ष अवश्य लिखो। अब कवि की ओर आते हैं। आलोक धनवा का जन्म 1948 ई में मुंगेर, बिहार में हुआ। उनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां जैसी रचनाओं से उन्हें प्रसिद्धि मिली। उनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कम उम्र में अपनी गिनी चुनी कविताओं से बहुत लोकप्रियता पाई, लेकिन थोक के भाव में लेखन नहीं किया। 1972 से लेखन शुरू करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। इसलिए कवि का परिचय लिखते समय केवल रचनाओं की सूची नहीं, उनकी विशिष्ट लेखन प्रवृत्ति भी याद रखनी है। और वे केवल कवि के रूप में ही सक्रिय नहीं रहे, वे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते रहे। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियां चलाई और रंग कर्म तथा साहित्य पर अतिथि व्याख्याता के रूप में भाग लिया। इससे हमें उनकी रचनात्मकता का सामाजिक संदर्भ समझ में आता है। उन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान जैसे सम्मान भी मिले। लेकिन एग्जाम में केवल सम्मान गिनाने से उत्तर मजबूत नहीं होगा। कवि की रचनाओं में बिंबों और प्रकृति के सौंदर्य का प्रभावी चित्रण तथा कम लेखन में गहरी लोकप्रियता, दोनों बातें जोड़ना अधिक उपयोगी है। क्विक रिकॉल करते हैं। आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ, पहली कविता का नाम क्या था, एकमात्र संग्रह कौन सा है और वे किन सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। चारों आंसर्स मन में बोलो। अगर इनमें से दो भी अटक रहे हैं, तो अभी आगे बढ़ने से पहले उन्हें अपनी नोटबुक में लिख लो। अब कविता पतन पर आते हैं। यह एक लंबी कविता है और पाठ्यपुस्तक में उसका तीसरा भाग शामिल किया गया है। कविता का केंद्र बच्चों की बाल सुलभ इच्छाएं और उमंगे है। पतंग उनके लिए केवल कागज और बांस की वस्तु नहीं, बल्कि रंग बिरंगा सपना है। वह आकाश में उठती है और बच्चों की उस इच्छा को दिखाती है जो ऊंचाइयों को छूना चाहती है और उनके पार जाना चाहती है। यानी पतंग बाहर आकाश में उड़ रही है और भीतर बच्चों की कल्पना उड़ रही है। इसीलिए कविता में बच्चे और पतंग अलग अलग दिखाई नहीं देते। बच्चों की दौड़, उनकी किलकारियां, उनका रोमांच और पतंग की ऊंचाई एक ही अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। कविता का वातावरण भी बहुत गतिशील है। तेज बौछारें समाप्त होती हैं, भादो जाता है, सवेरा होता है और शरद ऋतु आती है।
फिर बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए जैसे प्रकृति स्वयं बुलाती है। आकाश मुलायम बनता है, पतंग ऊपर उठती है और सीटियों, किलकारियों तथा तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू होती है। ध्यान दो, यहाँ प्रकृति स्थिर चित्र नहीं है। शरद साइकिल चलाते हुए आता है, घंटी बजाता है और चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाता है। यह मानवीकरण है, क्योंकि ऋतु को मनुष्य जैसी गतिविधियां दी गई हैं। इससे कविता में गति, उत्साह और दृश्यात्मकता बढ़ती है। एक छोटी क्लैरिफिकेशन, हमें सोर्स में कविता के केंद्र के रूप में बालमन और प्रकृति का सुंदर मेल मिलता है। इसलिए उत्तर में ऐसे बड़े दावे नहीं करने चाहिए जो कविता में स्पष्ट नहीं है। कविता को समझते समय उपलब्ध चित्रों, बच्चों की क्रियाओं और दिए गए प्रतीकों से ही अर्थ निकालना है। अब पहले दृश्य को ध्यान से देखो। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ। इसका अर्थ है कि वर्षा और अंधेरे के बाद वातावरण में उजास और खुलापन आया। शरद ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत बनता है। मौसम अब ऐसा है जिसमें पतंग उड़ाने की संभावना और बच्चों का उत्साह। कवि सवेरे को खरगोश की आंखों जैसा लाल कहते हैं। ये उपमा है। लालिमा से भरे सवेरे का एक जीवंत और असामान्य चित्र बनता है। एग्जाम बिंब स्पष्ट करते समय केवल ये मत लिखना कि सवेरा लाल है। लिखो कि उपमा के माध्यम से उगते या चमकीले सवेरे की दृश्यात्मक लालिमा और ताजगी सामने आती है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, शरद ऋतु को कभी पैदल या चुपचाप आती हुई क्यों नहीं दिखाते? वह नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आती है, घंटी बजाती है और शोर करती है। इस कल्पना से ऋतु एक उत्सव जैसी लगती है, जो बच्चों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। बिल्कुल। यहाँ शरद का चित्रण केवल मौसम की सूचना नहीं है, वह चमकीली, सक्रिय और बुलाने वाली शक्ति बन जाती है। उसका आना बच्चों की पतंग उड़ाने की तैयारी से जुड़ा है। इस तरह प्रकृति और बाल क्रिया एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही दृश्य की दो परतें हैं। शरद आकाश को इतना मुलायम बनाती है कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश का सचमुच मुलायम होना संभव नहीं, इसलिए ये कल्पनात्मक बिंब है। इसका भाव ये है कि वातावरण पतंग के उड़ने के अनुकूल हो गया है। कविता की भाषा भौतिक अनुभव को कल्पना के रंग में अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, भादों के बाद शरद का आगमन। याद रखने का आसान क्रम है: बौछारें समाप्त, भादो समाप्त, लाल सवेरा, चमकीली शरद, बच्चों को बुलावा और पतंग के लिए अनुकूल आकाश। यही क्रम पहले प्रश्न के उत्तर में काम आएगा। अब उन विशेषणों को समझें जिन पर पाठ्यपुस्तक सवाल करती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी। तुम्हें क्या लगता है, इन विशेषणों से पतंग की कौन सी विशेषताएं? इनसे पतंग की हल्कापन, रंगीनता, नाजुकता और उड़ने की क्षमता उभरती है। सबसे शब्द बच्चों की दृष्टि और उत्साह को भी बढ़ाता है। उनके लिए पतंग साधारण वस्तु नहीं, दुनिया की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए विशेषण वस्तु का वर्णन करने के साथ बच्चों के भाव को भी व्यक्त करते हैं। तो उत्तर में केवल हल्की और रंगीन लिखना पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि ये विशेषण बच्चों के आकर्षण, कल्पना और उमंग को तीव्र करते हैं। पतंग जितनी हल्की और नाजुक दिखती है, उतनी ही वह ऊंचाइयों की ओर जाने वाली कल्पना को मजबूत करती है। कविता में बिंबों की दुनिया बहुत समृद्ध है। लाल सवेरा आंखों के सामने रंग लाता है। चमकीली साइकिल और घंटी गति तथा ध्वनि का अनुभव कराते हैं। तितलियों की नाजुक दुनिया रंग और कोमलता का बोध कराती है। दिशाओं का मृदंग की तरह बजना ध्वनि और उत्सव का बिंब बनाता है। एक फर्क समझना जरूरी है। बिंब वह शब्द चित्र है जिससे हमें कोई दृश्य, ध्वनि या अनुभव महसूस होता है। प्रतीक किसी वस्तु को व्यापक अर्थ से जोड़ता है। इस कविता में पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना और ऊंचाइयों को छूने की इच्छा का प्रतीक बनती है। मानवीकरण भी याद रखो। शरद का साइकिल चलाते हुए आना, घंटी बजाना और बच्चों को बुलाना प्रकृति को मानवीय क्रिया देता है। इसी तरह आकाश का मुलायम ना कल्पनात्मक रूपांतरण है। एग्जाम में अलंकार का नाम तभी लिखो जब पंक्ति और उसका अर्थ दोनों स्पष्ट कर सको। क्या कविता सिर्फ देखने वाले बिंब देती है? नहीं, इसमें सीटियों और किलकारियों की ध्वनि है, घंटी का संकेत है और दिशाओं के मृदंग की कल्पना है।
यानी कविता पढ़ते हुए हम दृश्य के साथ आवाज भी सुनते हैं। यही कारण है कि बच्चों की पतंग उड़ाने की दुनिया इतनी जीवंत। कविता की भाषा सरल भी है और चिंतनशील भी। सरल इसलिए कि दृश्य सीधे अनुभव से जुड़े हैं। चिंतनशील इसलिए कि वही दृश्य बड़े अर्थों की ओर ले जाते हैं, जैसे पतंग का सपना, उड़ान की इच्छा और गिरने के बाद निडर होना। आधुनिक कविता की यही विशेषता यहाँ दिखाई देती है। एक क्विक चेक। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा किस प्रकार का प्रभाव बनाता है और शरद की चमकीली साइकिल किस भाव को बढ़ाती है? अपने आंसर में क्रमशः रंगीन, दृश्यात्मकता और गति, उत्साह तथा आमंत्रण जैसे शब्द। अब बच्चों के चित्रण पर ध्यान देते हैं। कविता में बच्चे झुंड बनाकर पतंग उड़ाने आते हैं। उनके बेचैन पैर दौड़ते हैं। वे बेसुध होकर भागते हैं, छतों को नरम बनाते हैं और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। इन क्रियाओं से उनकी ऊर्जा और बाल सुलभ उत्साह सामने आता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। कपास एक बहुत सुंदर पंक्ति है। पाठ में पूछा गया है कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास कोमलता, हल्केपन और बालसुलभ नाजुकता का संकेत दे सकती है। बच्चों की दुनिया कठोर नहीं लगती। उनकी कल्पना चीजों को मुलायम और खेलपूर्ण बना देती है। यहाँ एक सावधानी भी है। कपास का अर्थ एक ही कठोर डेफिनेशन की तरह मत लिखना। प्रश्न चर्चा का है, इसलिए अपनी व्याख्या को कविता के भाव से जोड़ो। बच्चों का कोमल मन, पतंग की हल्कापन और दौड़ते हुए पैरों की संवेदनशील ऊर्जा, इन सब के बीच संबंध बनाकर उत्तर दो। अब पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पर सोचो, क्या पृथ्वी सचमुच बच्चों के पास दौड़कर आती है? नहीं। यह कल्पना बच्चों की गति और उनके अनुभव को इतना विशाल बना देती है कि लगता है पूरी पृथ्वी उनके खेल में शामिल हो गई है। बहुत सही। बच्चों की दौड़ केवल शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती, वह उनके उत्साह की व्यापकता बन जाती है। छत, दिशाएं और पृथ्वी सब उनके अनुभव का हिस्सा हो जाते हैं। कवि बालमन को सीमित कमरे या एक छत में बंद नहीं करता, वह उसे पूरे आकाश और पृथ्वी से जोड़ देता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए का तात्पर्य क्या है? बच्चों की दौड़, पतंग की डोर, हवा और चारों ओर फैलता उल्लास मिलकर ऐसा लगता है जैसे दिशाओं में उत्सव की ताल बज रही हो। ये पंक्ति बच्चों की गतिविधि को संगीत और सामूहिक। और जब बच्चे पेंच भरते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनकी गति डालकेरा लचीली कही गई है। ये उपमा उनकी फुर्ती और लचक दिखाती है। पतंग उड़ाना यहाँ ध्यान, शरीर की गति और उत्साह का संयुक्त अनुभव है। बच्चों का पूरा शरीर उस खेल में भाग ले रहा है। अब कविता का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आता है, खतरा। बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, यानी उमंग के साथ जोखिम भी मौजूद है। लेकिन कवि डर पर रुकता नहीं। वह बताता है कि बच्चों का रोमांचित शरीर, पतंग की ऊंचाई और धागे का सहारा उन्हें संभाले रख। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत का अर्थ ये नहीं कि कोई वास्तविक संगीत बज रहा है। ये उनके शरीर की गति, उत्साह और भीतर उठते रोमांच का काव्यात्मक रूप है। शरीर जैसे जीवन की लय पर चल रहा है। यही लय उन्हें गिरने से बचाने वाली सजगता और ऊर्जा से जोड़ती है। पर क्या धागा बच्चों को सचमुच थाम लेता है? धागा पतंग को नियंत्रित करने का माध्यम है और बच्चे पतंग से जुड़ी अपनी कल्पना में ऊपर उठते हैं। इसलिए महज एक धागे के सहारे कहना उस छोटे से सहारे की बड़ी भूमिका दिखाता है। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों के अनुभव को ऊपर उठाती हैं। अब तक हम कविता के दो बड़े हिस्से समझ चुके हैं। पहले प्रकृति का परिवर्तन और शरद का आगमन, फिर बच्चों की दौड़, खेल और पतंग से उनका संबंध। अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां गिरना असफलता नहीं बल्कि अनुभव और निडरता की ओर जाने वाला क्षण बनता है। अगर बच्चे कभी छत के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और बच जाते हैं, तो वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यहाँ गिरने के बाद बच जाना उनके साहस को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। अनुभव उन्हें भय से ऊपर उठने की शक्ति देता है। इसका जीवन से संबंध भी पाठ में पूछा गया है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद मनुष्य दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक मजबूत और निडर महसूस कर सकता है। लेकिन आंसर में इसे बहुत सामान्य मोटिवेशनल भाषण न बना देना।
इसे कविता के बच्चों, गिरने, बचने और फिर सुनहले सूरज के सामने आने से जोड़कर लिखना। मुझे यहाँ एक डाउट आता है, क्या कवि बच्चों को लापरवाह दिखा रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कविता का जोर उनके भय पर, विजय पाने और गिर गिर कर संभलने पर है। फिर भी खतरे का उल्लेख हमें यह याद दिलाता है कि उमंग और जोखिम दोनों दृश्य में मौजूद हैं। हाँ, ये बैलेंस रीडिंग है। बच्चों को केवल बहादुर कह देना पर्याप्त नहीं, उनके सामने खतरा भी है। उनकी निडरता इसलिए प्रभावशाली लगती है क्योंकि वे भय की संभावना के बीच उभरती है। कविता में बालसुलभ ऊर्जा, सावधानी, रोमांच और संघर्ष एक साथ दिखाई देते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं का उत्तर दो स्तरों पर बन सकता है। पहला, बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते हुए और उसे नियंत्रित करते हुए उड़ान जैसा अनुभव करते हैं। दूसरा, पतंग उनकी कल्पना, इच्छाओं और ऊंचाइयों की आकांक्षा को व्यक्त करती है। इसलिए उड़ान बाहरी भी है और आंतरिक भी। अपने रेशों के सहारे में पतंग और बच्चों के बीच एक सूक्ष्म जुड़ाव बनता है। पतंग अपने कागज, बांस और धागे से ऊपर उठती है। बच्चे अपने शरीर, ऊर्जा और कल्पना से उस उड़ान में शामिल होते हैं। दोनों की उड़ान अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों को आंसर प्रैक्टिस की तरह लेते हैं। पहला प्रश्न है, तेज बौछारों और भादों के जाने के बाद प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है? अपना उत्तर 3 हिस्सों में सोचो। मौसम, प्रकाश और बच्चों के लिए बना वातावरण। उत्तर में लिख सकते हो कि वर्षा और अंधेरे के बाद सवेरा होता है। लालिमा से भरा वातावरण दिखाई देता है और शरद ऋतु चमकीले, गतिशील रूप में आती है। वो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुलाती है और आकाश को ऐसा बनाती है कि हल्की पतंग ऊपर उठ सके। दूसरा प्रश्न विशेषणों का है। यहाँ आंसर का ढांचा याद रखो। पतंग का भौतिक गुण, बच्चों की दृष्टि और भावात्मक प्रभाव। पतंग हल्की, रंगीन और नाजुक है। बच्चों के लिए वह सबसे सुंदर और आकर्षक वस्तु है। इन विशेषणों से उनकी उमंग और कल्पना तीव्र हो। तीसरा प्रश्न बिंब स्पष्ट करने का है। ऐसे प्रश्नों में पंक्ति को दोहराकर समय मत खर्च करो। पहले दृश्य बताओ, फिर उसका भाव। जैसे लाल सवेरा एक चमकीला दृश्य बनाता है, शरद का साइकिल पर आना ऋतु को गतिशील और मानवीय बनाता है, और मुलायम आकाश पतंग के अनुकूल वातावरण का संकेत देता है। चौथे प्रश्न में कपास और बच्चों का संबंध पूछा गया है। तुम लिख सकते हो कि कपास बच्चों की कोमलता, हल्केपन और कल्पनाशीलता से जुड़ती है। उनके लिए संसार कठोर नहीं, बल्कि खेल और उड़ान से भरा हुआ है। साथ ही पतंग की हल्की प्रकृति से भी कपास का संबंध। पांचवें प्रश्न में बच्चों और उड़ान का संबंध है। इसे केवल शाब्दिक अर्थ में मत लिखना कि बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं। कविता में वे पतंग की ऊंचाइयों, अपनी इच्छाओं और कल्पना के कारण उड़ान का अनुभव करते हैं। पतंग उनके भीतर छिपे सपनों और आगे बढ़ने की आकांक्षा का प्रतीक बनती है। अब डायरेक्शंस और मृदंग वाला प्रश्न। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना बच्चों की दौड़ और पतंग उड़ाने के उत्सव पूर्ण वातावरण को बताता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी गति से चारों दिशाओं में ताल और ध्वनि फैल रही हो। यह दृश्य, श्रव्य और भावात्मक तीनों प्रभाव पैदा करता है। छतों को नरम बनाने वाली पंक्ति भी इसी अनुभव से जुड़ी है। सामान्य स्थिति में छत कठोर हो सकती है, लेकिन पतंग के उत्साह में बच्चों की गति और कल्पना उसे खेल की जगह बना देती है। इसलिए नरम होना वास्तविक परिवर्तन नहीं, बल्कि बालमन के अनुभव का काव्यात्मक चित्रण है। रोमांचक शरीर का संगीत और जीवन की लय का संबंध भी याद रखो। जीवन में गति, उत्साह, जोखिम और संभलना लगातार चलते रहते हैं। बच्चों का शरीर जब पतंग के साथ दौड़ता है तो वह जीवन की सक्रिय लय का अनुभव कराता है। यह संगीत बाहरी धुन नहीं, भीतर का महज एक धागे के सहारे का उत्तर लिखते समय धागे की छोटी सी भौतिक भूमिका और उसके बड़े भावात्मक अर्थ को जोड़ना। धागा पतंग को बच्चों से जोड़ता है। पतंग की ऊंचाई बच्चों की कल्पना को ऊपर ले जाती है। इसलिए एक पतला संबंध भी उन्हें उड़ान और नियंत्रण दोनों का अनुभव कराता है। अब तुम्हारी बारी। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे देखकर मन में कौन कौन से विचार आ सकते हैं? उत्तर, सोच से बाहर कोई घटना बनाकर मत लिखना। रंग, खुलापन, उत्साह, स्वतंत्र कल्पना और ऊंचाइयों की इच्छा जैसे भावों को अपनी भाषा में व्यवस्थित कर सकते हो।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस कविता के उत्तरों में कुछ कीवर्ड्स बहुत उपयोगी हैं। बाल सुलभ इच्छाएं, उमंग, शरद ऋतु, प्रकृति परिवर्तन, बिंब, पतंग का प्रतीक, ऊंचाइयों की आकांक्षा, रोमांच, भय पर विजय और निडरता। इन्हें केवल सूची की तरह नहीं, वाक्यों में अर्थ सहित प्रयोग करना। कॉमन मिस्टेक नंबर 1, कविता को सिर्फ मौसम का वर्णन मान लेना। कॉमन मिस्टेक नंबर 2, पतंग को केवल खिलौना लिख देना। कॉमन मिस्टेक नंबर 3, बिंब का अर्थ बताए बिना अलंकार का नाम लिख देना। और कॉमन मिस्टेक नंबर 4, गिरने वाली पंक्तियों को केवल दुर्घटना समझना, जबकि वहां साहस और अनुभव का भाव भी है। उत्तर लिखने का एक अच्छा फ्रेम है। पहले पंक्ति या विचार का संदर्भ, फिर उसका सीधा अर्थ, फिर काव्यात्मक या भावात्मक अर्थ, और अंत में कविता के केंद्रीय भाव से संबंध। उदाहरण के लिए, धागे वाली पंक्ति में पहले धागे का संबंध बताओ, फिर पतंग की ऊंचाई, फिर बच्चों की कल्पना और उमंग से जोड़ो। अगर तुम्हें किसी पंक्ति का अर्थ तुरंत याद ना आए तो 3 सवाल पूछो। यहाँ कौन सा दृश्य बन रहा है, उसमें कौन सी गति या भावना है, और वह कविता के मुख्य विचार से कैसे जुड़ता है। यह सोक्रेटिक तरीका रटने के बजाय अर्थ तक पहुंचाता है। मान लो प्रश्न है, कविता में शरद ऋतु का वर्णन पहले के पारंपरिक वर्णनों से किस प्रकार अलग है। सोच हमें इतना आधार देता है कि तुम कह सको, यहाँ शरद स्थिर और केवल सुंदर ऋतु नहीं, बल्कि चमकीली साइकिल पर आती हुई, घंटी बजाती हुई और बच्चों को पतंग के लिए बुलाती हुई सक्रिय उपस्थिति है। अच्छा, और यदि पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन में शरद ऋतु का क्या महत्व है, तो ये व्यक्तिगत उत्तर होगा, लेकिन उसे कविता से जोड़ना चाहिए। तुम लिख सकते हो कि शरद तुम्हें उजाले, खुले आकाश, रंग, ताजगी या उमंग का अनुभव कराती है, और फिर बताओ कि यह कविता में बच्चों की पतंग उड़ाने वाली खुशी से कैसे जुड़ता है। अब एक छोटा एग्जाम्पल। प्रश्न, पतंग बच्चों की उमंगों का प्रतीक कैसे है। उत्तर, मन में 2 या 3 वाक्यों में बनाओ। उसमें पतंग का रंग बिरंगा सपना, आकाश की ऊंचाइयां और बच्चों की इच्छाओं का संबंध अवश्य आना चाहिए। एक संभावित उत्तर ये होगा कि पतंग बच्चों के लिए रंग बिरंगा सपना है। उसका आकाश में ऊपर उठना, बालमन की ऊंचाइयों को छूने और उनके पार जाने की इच्छा को व्यक्त करता है। पतंग के साथ बच्चे भी अपनी कल्पना, उत्साह और रोमांच में उड़ते हुए अनुभव करते। अब हम फाइनल सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। पहले कवि को याद करो। एक 948, मुंगेर बिहार, जनता का आदमी। दुनिया रोज बनती है, कम लेकिन प्रभावशाली लेखन और सांस्कृतिक सामाजिक सक्रियता। फिर कविता को याद करो। ये लंबी कविता है जिसका तीसरा भाग पाठ्यपुस्तक में है और जिसका केंद्र बाल सुलभ उमंग है। दूसरा रिकैप, भादों के अंधेरे और बौछारों के बाद शरद का उजाला आता है। लाल सवेरा, चमकीली साइकिल, घंटी, मुलायम आकाश, सीटी और किलकारियां कविता को दृश्य और ध्वनि दोनों देते हैं। ये बिंब प्रकृति को बच्चों के उत्सव और पतंग की उड़। तीसरा रीकैप, कपास बच्चों की कोमलता और हल्केपन से जुड़ती है। बेचैन पैर उनकी गति और उमंग दिखाते हैं। दिशाओं का मृदंग उत्सवपूर्ण वातावरण बनाता है। छतों के खतरनाक किनारे जोखिम का संकेत है, जबकि गिरकर बचने के बाद निडर होना अनुभव और साहस का भाव व्यक्त करता है। एक अंतिम सेल्फ चेक, अगर तुम्हें 3 शब्दों में कविता की आत्मा बतानी हो तो कौन से शब्द चुनोगे। बाल सुलभ उमंग, प्रकृति और उड़ान एक मजबूत उत्तर हो सकता है, लेकिन अपनी भाषा में यह भी समझाना कि उड़ान केवल पतंग की नहीं, बच्चों की कल्पना और इच्छाओं की भी है। आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें समेटते हैं। आलोक धर्मा की कविता पतंग में शरद ऋतु के आगमन के साथ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाएं, उमंगें और ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा दिखाई देती है। कविता के बिंब दृश्य, ध्वनि और गति से भरी दुनिया बनाते हैं। पतंग रंग बिरंगा सपना और उड़ान का प्रतीक है। बच्चों का गिरकर संभलना उन्हें और निडर बनाता है। कॉमन मिस्टेक याद रखना, पतंग को केवल खिलौना और कविता को केवल मौसम वर्णन मत लिखना। अब अपनी नोटबुक में 3 उत्तर लिखो। पतंग का प्रतीकात्मक अर्थ, शरद का चित्रण और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य। फिर बिना देखे 2 मिनट का एक्टिव रिकॉल करो। जहां डाउट बचे वहां एडजी के एआई ट्यूटर से उसी एग्जैक्ट डाउट को स्टेप बाय स्टेप पूछना। बहुत अच्छा किया तुमने। अगली रिवीजन में इसी समझ के साथ मिलते हैं।